कहानी की शुरुआत होती है लारा नाम की लड़की को दिखाते हुए, जो एक कुरियर गर्ल की नौकरी करती थी। इस काम से उसे ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे, इसलिए अपनी ट्रेनिंग का खर्च उठाने के लिए वो अक्सर छोटे मोटे साइड जॉब्स भी कर लिया करती थी। एक दिन उसका ट्रेनर उसके पास आया और उसे बताया कि उसके पिछले कुछ महीनों की फीस पेंडिंग है। अगर उसने जल्दी पैसे नहीं दिए तो उसे ट्रेनिंग छोड़नी पड़ेगी। ये जानकर लारा थोड़ी परेशान हो गई और सोचने लगी कि इतनी जल्दी उतने सारे पैसे कहाँ से लाएगी। मदद के लिए लारा अपने कुछ दोस्तों के पास गई, जहां उसे पता चला कि कल एक रेस होने वाली है जिसमें जीतने वाले को अच्छा खासा इनाम मिलेगा। इस रेस को वो फॉक्स हंट कहते थे, जिसमें एक बाइकर को अपने पीछे पेंट का डब्बा लेकर भागना होता था और बाकी लोग उसका पीछा करते थे। गेम का रूल ये था कि उस पेंट के पूरा गिरने से पहले अगर वो पकड़ी गई तो वो ये रेस हार जाएगी और उसे कुछ नहीं मिलेगा, पर अगर वो जीत गई तो उसे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। लारा को पूरा यकीन था कि वो इस रेस को जीत सकती है, इसलिए वो उन्हें इस रेस में पार्टिसिपेट करने को कहती है। पर ये सुनते ही सभी उस पर हंसने लगे, क्योंकि इस रेस को जीतना हर किसी के बस की बात नहीं थी। हालांकि लारा को पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए वो सबकी बातों को नजरअंदाज करते हुए इस रेस में हिस्सा लेने की ठान लेती है। अगले दिन रेस शुरू हुई। लारा की साइकिल के पीछे पेंट का डब्बा टांगा गया, जिसमें से लगातार पेंट गिर रहा था। उसके कुछ दूर जाते ही ढेर सारे बाइकर्स का ग्रुप उसका पीछा करने लगा। लारा खुद को उनसे बचाते हुए भागने की कोशिश करती है, लेकिन पेंट के निशानों का पीछा कर वो लोग उसे बड़ी आसानी से ढूंढ ले रहे थे। पकड़े जाने से बचने के लिए लारा चीटिंग करती है और एक ट्रक पर चढ़ जाती है, जिससे पेंट के निशान गायब हो गए और सब कंफ्यूज हो गए कि अब उसका किस डायरेक्शन में पीछा करें। उधर लारा कुछ दूर जाने के बाद ट्रक से उतर जाती है, लेकिन जल्द ही वो लोग फिर से उसके पीछे पड़ जाते हैं। उनसे बचते वक्त रास्ते में लारा की नजर एक आदमी पर पड़ी, जिससे उसका ध्यान भटक गया और वो उसे इतनी गौर से देखने लगी कि उसका ध्यान रास्ते पर नहीं रहा, जिसकी वजह से उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। पुलिस को आता देख सारे बाइकर्स वहाँ से भाग खड़े हुए, लेकिन लारा को अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद हम उसे पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ एना नाम की लेडी उससे मिलने आती है। उसने लारा की जमानत करवाई और उसके पास जाकर बैठ गई। पता चलता है कि लारा कोई आम लड़की नहीं है, वो एक फेमस बिजनेसमैन रिचर्ड क्रॉफ्ट की बेटी थी, जिनका अरबों का एम्पायर था। लेकिन लारा ने जानबूझकर वो सब पीछे छोड़ दिया था और कई सालों से आम जिंदगी जी रही थी। एना उसे समझाती है कि आखिर कब तक इसी तरह जीती रहोगी। तुम्हारे पास इतनी पावर है कि तुम इस पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को अपनी उंगलियों पर नचा सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें सबको बताना होगा कि तुम रिचर्ड की बेटी हो। पता चलता है कि 7 साल पहले लारा के पिता रिचर्ड जापान गए थे, जिसके बाद वो कहीं गायब हो गए और दोबारा कभी नहीं मिले। इन 7 सालों में उन्हें ढूंढने के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन इन्वेस्टिगेटर्स को हायर किया गया, लेकिन कोई भी रिचर्ड का पता नहीं लगा पाया। एना उसे कहती है कि अगर उसने प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन नहीं किए तो उसके पिता की पूरी संपत्ति और उनकी सालों की मेहनत को कंपनी के इन्वेस्टर्स बेच देंगे, जिसके बाद तुम चाह कर भी उन पैसों को लेने से मना नहीं कर सकती, लेकिन तुम अपने डैड की चीजों को हमेशा के लिए खो दोगी। लारा सालों से इस दिन से बचती आई थी, लेकिन उसे एहसास हो चुका था कि किसी की यादें पैसों से ज्यादा कीमती होती हैं, इसलिए वो तय करती है कि वो पेपर्स पर साइन करेगी ताकि उसके डैड की कोई भी चीज नीलाम ना हो। अगले दिन लारा अपनी डैड की कंपनी में जाती है, लेकिन अंदर घुसते ही एक रिसेप्शनिस्ट ने उसे कुरियर गर्ल समझकर बाहर ही खड़े रहने को कहा। लारा को गरीबों की जिंदगी जीने की आदत हो गई थी, इसलिए वो पीछे हट जाती है, लेकिन फिर उसे याद आया कि वो तो इस कंपनी की मालकिन है। जिसके बाद वो उस आदमी के पास आई और उसे बताया कि वो लारा क्रॉफ्ट है। उसका पूरा नाम सुनते ही रिसेप्शनिस्ट हक्का बक्का रह गया और तुरंत खड़ा होकर माफी मांगने लगा। इसके बाद लारा को कंपनी के पेपर्स दिए जाते हैं, जिन पर उसे साइन करने थे। लारा जब उस पर साइन करने ही वाली थी, तभी उसका वकील अपने सूटकेस से एक लकड़ी का बॉक्स निकालता है। लारा उसे देखकर तुरंत पहचान गई कि उसके डैड का है। वकील लारा को बताता है कि मिस्टर रिचर्ड की वसीयत में लिखा हुआ है कि उनके मरने के बाद ये बॉक्स तुम्हें दिया जाए। लारा कहती है कि ये कोई बॉक्स नहीं है, बल्कि एक जापानीज पजल है। बचपन में उसके डैड ने उसे बताया था कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। लारा बस कुछ ही मिनटों में उसे खोल देती है। उसके अंदर उसे एक चाबी मिली और साथ में एक लेटर भी था, जिसमें एक छोटी सी पहेली लिखी हुई थी, जिसके जरिए रिचर्ड उसे कुछ बताना चाहता था। लारा ने जब थोड़ा दिमाग चलाया तो वो समझ गई कि उसके डैड किस ओर इशारा कर रहे थे। वो पेपर्स पर साइन नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो दौड़कर अपने घर वापस गई और अपने पिता की खाली कब्र, जो सिर्फ उनके सम्मान के लिए बनाई गई थी, उसके आसपास किसी क्लू की तलाश करने लगी। जल्द ही उसे एक की होल मिला, जिसे बड़ी सावधानी से वहाँ छुपाया गया था। लारा ने जैसे ही चाबी घुमाई, अचानक से एक सीक्रेट डोर ओपन हो गया, जो सीधा बेसमेंट की ओर जाता था। वो जल्दी से अंदर गई और देखा कि वहाँ उसके डैड ने एक सीक्रेट रिसर्च रूम बना रखा था। लारा ने वहाँ की एक एक ड्रॉवर छान मारी, जिसमें उसे रिचर्ड के ढेर सारे पासपोर्ट मिले। थोड़ा और ढूंढने पर उसे एक कैमरा मिला, जिसके अंदर उसके डैड की लास्ट रिकॉर्डिंग थी। जैसे ही लारा ने वीडियो चलाया, उसे पता चला कि ये मैसेज खास उसी के लिए था, क्योंकि रिचर्ड जानता था कि एक दिन लारा यहाँ तक जरूर पहुंचेगी। वीडियो में रिचर्ड कहता है कि अगर वो ये टेप देख रही है तो इसका मतलब कि अब वो इस दुनिया में नहीं है।
वो लारा से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी हिमिको प्रोजेक्ट से जुड़ी सारी फाइलें जला दें, क्योंकि ये जानकारी किसी भी गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए। लारा ने जब हिमिको प्रोजेक्ट से जुड़ी अपने डैड की सारी रिसर्च पढ़ी तो उसे पता चला कि उसके डैड जापान की पहली क्वीन हिमिको की कब्र की तलाश कर रहे थे और उस तक सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। लारा को वहां कई साल पुराना एक लेटर मिला जो उसके डैड रिचर्ड को किसी लू रेन नाम के आदमी ने हांगकांग से भेजा था। रिचर्ड ने उसे सब कुछ जलाने को कहा था, लेकिन लारा ऐसा नहीं करती क्योंकि उसके मन में ढेर सारे सवाल थे। वो सोचने लगी कि अगर ये इतना ही जरूरी था तो उसके डैड ने खुद ही इसे नष्ट क्यों नहीं किया। अगर वो सब कुछ जला देती तो उसे इन सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते। इसलिए वो फैसला करती है कि वो लू रेन के पास जाएगी, क्योंकि वही वो आखिरी आदमी था जिससे उसके डैड ने बात की थी। अगले दिन लारा एक पॉन शॉप पर गई और उन्हें अपना बेशकीमती पेंडेंट बेचकर इतने पैसे जोड़ लिए कि वो हांगकांग जा सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लारा को हांगकांग में देखते हैं। लू रेन को ढूंढने के लिए उसके पास सिर्फ उसके शिप की फोटो थी। वो एक पोर्ट पर एक आदमी से लू रेन के बारे में पूछती है, लेकिन किसी को वहाँ इंग्लिश नहीं आती थी, जिसकी वजह से वो उसकी कही एक भी बात को समझ नहीं पाते। इसी बीच 3 लड़के लारा को घेर लेते हैं और उससे पूछते हैं कि वो किसे ढूंढ रही है। उनमें से एक उसकी मदद करने के बहाने उसके करीब आता है और मौका मिलते ही उसका बैग छीनकर भाग जाता है। लारा उनका पीछा करती है पर वो लोग बहुत तेज थे। वो एक बोट से दूसरी बोट पर कूदते हुए बहुत दूर चले जाते हैं, पर क्योंकि उस बैग में लारा की बहुत कीमती चीजें थीं, इसलिए वो उनका पीछा करना नहीं छोड़ती और एक दूसरे रास्ते से होते हुए उनमें से एक को पकड़ लेती है। लारा ने उसकी गर्दन जोर से दबोच ली, जिससे उसका दम घुटने लगा। ये देख बाकी लड़के घबरा जाते हैं और लारा को उसका बैग वापस कर देते हैं। लारा अपना बैग मिलते ही उसे छोड़ देती है, लेकिन तभी उस लड़के ने उसे मारने के लिए अपना चाकू निकाल लिया। कोई दूसरा रास्ता ना पाकर लारा अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगी, पर वो लोग उसका पीछा छोड़ ही नहीं रहे थे। लारा एक केबल की मदद से दूसरी ओर कूद जाती है और तभी उसकी नजर उस शिप पर गई जिसे वो कब से ढूंढ रही थी। वो बिना देर किए उस जहाज की ओर दौड़ी और चिल्ला चिल्ला कर लू रेन से मदद मांगने लगी, पर कई बार दरवाजा पीटने के बाद भी कोई बाहर नहीं आता। कोई उम्मीद ना पाकर जब लारा उन चोरों से 2-2 हाथ करने को तैयार हो ही रही थी, तभी एक आदमी नशे में धुत शिप से बाहर निकला और उन सबको फौरन उसकी शिप से उतरने को कहा। वो लड़के तो उससे डरकर भाग गए, लेकिन लारा उससे बात करना चाहती थी, इसलिए वो कहीं नहीं जाती। उस आदमी ने इतनी शराब पी रखी थी कि वो जल्दी लुढ़क कर नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। लारा उस पर पानी डालकर उसे होश में लाती है और उससे पूछती है कि उसके डैड रिचर्ड क्रॉफ्ट कहाँ हैं। उस आदमी ने बताया कि मैं वो लू रेन नहीं हूँ जिसने तुम्हारे डैड को ये लेटर लिखा था। ये लेटर मेरे डैड का है, मेरा नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा है। लू रेन के पिता ने कई लोगों से पैसे उधार लिए थे। उसे लगा कि ये लड़की भी उन्हीं लोगों में से एक है। जब लारा ने पूछा कि उसके डैड कहाँ हैं, तो लू रेन ने कहा कि उसे कुछ नहीं पता, बस इतना याद है कि एक दिन वो बोट लेकर गए थे और फिर कभी लौटकर नहीं आए। लारा ने जब सवाल किया कि क्या ये 7 साल पुरानी बात है, तब लू रेन का पूरा नशा एक झटके में उतर गया, क्योंकि अब तक सिर्फ वही जानता था कि उसके डैड कब गायब हुए थे। लारा कहती है कि मैं जानती हूँ कि वो कहाँ गए हैं। हम दोनों के डैड एक सीक्रेट आइलैंड की तलाश कर रहे थे। हम वहाँ जाएंगे और पता लगाएंगे उनके साथ क्या हुआ था। लू कहता है तुम्हें तुम्हारा एडवेंचर मुबारक हो। जापान में 6000 से भी ज्यादा आइलैंड है जहाँ कोई इंसान नहीं रहता। तुम उन्हें कहाँ कहाँ ढूंढोगी। इसके बाद लारा अपने बैग से एक मैप निकालती है जो लू रेन के डैड ने बनाया था। उस पर कुछ निशान बने थे जिन्हें लारा समझ नहीं पा रही थी, लेकिन लू उन्हें देखते ही समझ जाता है कि ये उस आइलैंड के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स हैं जो सीधा डेविल सी के बीचों बीच जाकर खत्म हो रहे थे। लारा उसे साथ चलने को कहती है, पर लू को अब अपने डैड को ढूंढने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ऊपर से उस जगह पर जाना मौत को दावत देने जैसा था। वहाँ बिखरे ताश के पत्तों को देखकर लारा समझ जाती है कि पिछली रात लू ने बहुत सारे पैसे गंवाए हैं और उसी गम को भुलाने के लिए वो शराब का सहारा ले रहा था। वो लू को साथ चलने के लिए ढेर सारे पैसे ऑफर करती है ताकि वो अपना उधार चुका सके। इतने पैसे देकर लू की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो तुरंत साथ चलने को राजी हो गया। कुछ दिन तक चलते रहने के बाद लू लारा को बताता है कि अब वो समुद्र के सबसे खतरनाक हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ से हमें थोड़ा संभल के रहने की जरूरत है। ठीक उसी रात एक जोर के झटके से लारा की नींद टूट जाती है। वो घबरा कर बाहर आई तो देखा कि उनकी नाव एक भयंकर तूफान में फंस गई थी। लू से बताता है कि ये बोट अपने आप ही साइलेंट पर आ गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, अचानक एक बड़ी चट्टान उनकी शिप से टकरा जाती है। लू कहता है ये लहरें हमें बहाकर आइलैंड से दूर ले जाएंगी, हमें जल्दी से उतरना होगा। लारा कूदने ही वाली थी कि तभी उसे याद आया कि वो तो अपने डैड की डायरी अंदर ही भूल गई है। वो जल्दी से भागकर डायरी लेने जाती है, लेकिन वो जैसे ही उसे लेकर बाहर निकलने लगी, एक तेज लहर उसे फिर से जहाज के अंदर धकेल देती है। लू जब लाइफ बोट को उतारने की कोशिश कर रहा था, तभी एक बड़ी लहर उसे भी अपने साथ बहा ले जाती है। लारा किसी तरह लोहे के नुकीले टुकड़ों से बचते हुए शिप से कूद जाती है। पानी में घंटों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार लारा उस आइलैंड पर पहुंच गई, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसने देखा कि उसके सामने कुछ लोग खड़े थे। लारा कुछ समझ पाती उससे पहले ही उन्होंने उस पर हमला किया और उसे बेहोश कर दिया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक कैंप में पाया। उसके सर पर लगी चोट से उसका काफी खून बहा था, लेकिन खुशकिस्मती से उसकी जान बच गई थी।
कल रात जिस आदमी ने उसकी जान बचाई थी वो कहता है कि जो यहाँ आने की कोशिश करता है वो अक्सर जिंदा नहीं बचता। यहाँ तक पहुँचना नामुमकिन है और यहाँ से बाहर निकलना तो उससे भी ज्यादा मुश्किल। लारा तुरंत अपना बैग ढूंढने लगी। तभी मैथियस ने उसे बैग दिखाते हुए कहा, क्या तुम इसे ढूंढ रही हो? बैग के अंदर उसे एक डायरी मिली जिसमें हिमिको की कब्र के बारे में ढेर सारी बातें लिखी थी। वो कहता है कि तुम मेरे लिए वो लेकर आई जिसकी मुझे सालों से तलाश थी। रिचर्ड को असली रास्ता पता था, लेकिन फिर भी इतने सालों से हम गलत जगह खुदाई करते रहे। उसके मुंह से अपने डैड का नाम सुनते ही लारा पूछती कि क्या तुम उन्हें जानते थे? वो अभी कहाँ पर हैं? मैथियस बोला, रिचर्ड की वजह से ही मैं पिछले 7 सालों से इस आइलैंड पर फंसा हुआ हूँ। उसे बस हमारे साथ कोऑपरेट करना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसे लगा कि वो ऐसा करके दुनिया बचा रहा है, इसलिए मैंने उसे मार दिया। लारा को जब पता चला कि उसके डैड को इन लोगों ने मार दिया तो वो पूरी तरह टूट गई। वो मैथियस की जान लेना चाहती थी, पर जैसे ही उसने बाहर झांका तो पाया कि मैथियस यहाँ अकेला नहीं था। उन्होंने इस आइलैंड पर ढेर सारे लोगों को गुलाम बना रखा था, जिनसे वो दिन रात काम करवा के हिमिको की कब्र तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। लारा वहाँ लू को भी देखती है जो किसी तरह बच गया था, पर अब वो उनकी गिरफ्त में है। मैथियस तुरंत सबको काम रोककर कैंप को शिफ्ट करने के ऑर्डर्स देता है, जिसके बाद सभी उस ओर जाने लगते हैं जहां रिचर्ड ने अपनी डायरी में मार किया था। रास्ते में लू लारा के पास आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें अपने डैड के बारे में कुछ पता चला? लेकिन जब लारा ने उसे बताया कि इन लोगों ने उन्हें मार दिया तो उसे लारा के लिए बहुत बुरा लगा। लू ने यहाँ काम करने वाले मजदूरों से बात की थी, जिनसे उसे पता चला कि उसके डैड को मारने वाला भी मैथियस ही था। उस डायरी में बनाए गए मैप का पीछा करते करते मैथियस 2 चट्टानों के पास आया, जिनका आकार बिल्कुल उस डायरी में बने आकार से मेल खाता था। वो समझ गया कि असली एंट्रेंस यही है, जिसके बाद वो मजदूरों को दोबारा काम पर लगा देते हैं। लू एक आदमी को देखता है जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन गार्ड्स फिर भी उसे काम करने के लिए फोर्स करते हैं। लू ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वो बीमार है और काम करने की हालत में नहीं है, लेकिन तभी मैथियस वहां आया और बिना किसी हिचकिचाहट के उस मजदूर को गोली मार दी। लू समझ गया था कि यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जाने वाला, इसलिए वो लारा को यहाँ से निकालना चाहता था। मौका पाते उसने गार्ड पर हमला कर दिया और लारा को वहां से भागने को कहा। गार्ड्स लारा का पीछा करते हैं और उस पर गोलियों की बारिश कर देते हैं, लेकिन वो किसी तरह हर गोली से बचते हुए वहां से भाग गई। उधर लू रेन भी भागने की कोशिश करता है, पर मैथियस ने उसे गोली मार दी। लारा भागते हुए एक गहरी खाई के पास आ जाती है, जिसे पार करने के लिए उसे बड़े ध्यान से एक लकड़ी के ऊपर चलना था, पर जैसे ही वो उसे पार करने की कोशिश करती है गार्ड्स उस पर गोली चला देते हैं, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधा एक गहरी नदी में जा गिरी। गार्ड्स ने मैथियस से पूछा कि क्या वो उसका पीछा करें, पर मैथियस उन्हें वापस आने के ऑर्डर्स देता है और अपने एक खास आदमी को उसे हर हाल में जिंदा पकड़कर लाने को कहता है। वहीं दूसरी ओर पानी की तेज लहरें लारा को बहाकर एक गहरे झरने की ओर ले जा रही थीं। इससे पहले वो नीचे गिर जाती, उसने एक टूटे हुए एरोप्लेन को पकड़ लिया, जिससे वो नीचे गिरने से बच गई, पर उसके वजन से उस प्लेन की विंग में दरार आ जाती है। वो अपना हर एक कदम फूक फूक कर आगे रखती है, लेकिन जल्द ही प्लेन 2 हिस्सों में टूटकर बिखरने लगा। हालांकि लारा बिल्कुल सही समय पर कूदकर जहाज के दूसरे हिस्से में आ जाती है। उसने फटाफट अपने हाथ की रस्सी काटी और वहां से बस निकलने ही वाली थी कि तभी वो प्लेन एक बार फिर से नीचे गिरने लगा। लारा जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी, पर उसने हार नहीं मानी। उसने देखा कि वहाँ एक पैराशूट है, जिसे वो कूदकर पकड़ लेती है, पर जैसे ही उसने पैराशूट खोला हम देखते हैं कि पैराशूट तो फटा हुआ था। लारा उसे जितना कंट्रोल कर सकती थी उसने उतना किया, लेकिन उसके बाद वो सीधा जमीन पर जा गिरी। जब उसने होश संभाला तो पाया कि उसके पेट में एक लकड़ी का टुकड़ा धंस गया था। लारा हिम्मत जुटाकर उस टुकड़े को बाहर निकालती है, लेकिन इससे होने वाला दर्द उसके बर्दाश्त के बाहर था। मदद की उम्मीद में वो समुद्र के किनारे आती है, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता, जिसका मतलब मैथियस ने उसे झूठ नहीं बोला था जब उसने कहा था कि यहाँ से कोई नहीं निकल सकता। जल्द ही वो बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तब रात हो चुकी थी। किसी की आहट सुनते ही वो तुरंत चौकन्नी हो गई, लेकिन इससे पहले वो भाग पाती मैथियस का भेजा हुआ आदमी उसे धर दबोचता है और उसे घसीटकर अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन लारा भी हार नहीं मानती और उसका मुंह कीचड़ में डुबो देती है और उसे तब तक अंदर रखती है जब तक दम घुटने से उसकी मौत नहीं हो गई। लारा ने पहली बार किसी का खून किया था और ये एहसास कि उसने किसी को मार डाला उसके लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं था। वो बैठी रो ही रही थी कि तभी झाड़ियों में उसने एक आदमी की परछाई देखी। वो आदमी तुरंत उससे दूर भागने लगता है, पर लारा उसका पीछा करती है। वो देखती है कि वो एक रस्सी की मदद से एक पहाड़ पर चढ़ रहा था। इससे पहले कि वो उस तक पहुंच पाती उस आदमी ने रस्सी ऊपर खींच ली, जिसकी वजह से लारा को बिना किसी सपोर्ट के उस खतरनाक पहाड़ की चढ़ाई करनी पड़ी। ऊपर आकर उसने एक आदमी को देखा जो सालों से यहाँ छुपकर रह रहा था। गौर से देखने पर वो तुरंत पहचान गई कि ये तो उसके डैड रिचर्ड हैं, जो अभी तक जिंदा थे। लारा उन्हें बताती कि वो उनकी बेटी है, पर इतने सालों से अकेले रहने की वजह से रिचर्ड की मेंटल कंडीशन काफी खराब हो गई थी। वो अपने आप में ही बड़बड़ाए जा रहा था कि ये सब सच नहीं हो सकता, ये बस आंखों का धोखा है। पर जब लारा ने उसे अपने हाथ से वही इशारा किया जो उसके डैड बचपन में करते थे, तो उसे यकीन हो गया कि ये सब असली है।
रिचर्ड देखता है कि लारा को बहुत चोट आई है। वो फटाफट उसके घाव पर टाके लगाता है, जिसके बाद लारा दर्द की वजह से फिर से बेहोश हो जाती है। इसी बीच हम मैथियस को देखते हैं, जिसने अंदर जाने का सीक्रेट डोर ढूंढ लिया था। वो तुरंत इसके बारे में अपने बॉस को बताता है, जिसके बाद वो लोग उन्हें आइलैंड से निकालने के लिए बैकअप भेजने की तैयारी शुरू कर देते हैं। उधर जब रिचर्ड को पता चलता है कि लारा उसकी रिसर्च को जलाने की बजाय उसे मैथियस के पास ले आई, तो वो उस पर बहुत गुस्सा करता है। उसने सालों से मैथियस को हिमिको तक पहुंचने से रोकने के लिए हर जगह गलत सुराग छोड़े थे, लेकिन लारा ने एक ही झटके में सब कुछ बर्बाद कर दिया। रिचर्ड ने कहा, तुम्हारा यहाँ आना एक भूल थी, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। ये सुनते ही लारा का दिल टूट जाता है, क्योंकि वो अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ तक पहुंची थी। वो फैसला करती है कि वो अपने डैड को निराश नहीं करेगी और मैथियस को हिमिको तक कभी नहीं पहुंचने देगी। रिचर्ड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लारा अकेले उन सब से लड़ने चली गई। बेस पर पहुंचते ही लारा बड़ी चालाकी से मैथियस के कैंप में घुस जाती है और उसका सैटेलाइट फोन चोरी कर लेती है। उसने वहां लू रेन को देखा और उसे इशारा किया कि मेरे गोली चलाने पर तुम इन सबको लेकर यहाँ से भाग जाना। लू रेन बिल्कुल ऐसा ही करता है, जिसके बाद लारा वहां खड़े गार्ड्स को एक एक कर मारने लगती है। जल्दी वहां बंधुआ मजदूरों और गार्ड्स के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। मैथियस कई लोगों को तो अपने हाथों से मारता है, लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर लारा उसका फोन चुरा लेती है। वो जैसे ही उसे लेकर वहां से भाग रही थी, तभी उसने रिचर्ड को देखा, जो गेट के पास खड़ा होकर उसे निहार रहा था। इससे पहले कि वो रिचर्ड को वहां से निकाल पाती, मैथियस और उसके गार्ड्स रिचर्ड को पकड़ लेते हैं। मैथियस कहता है, जल्दी से इस गेट को खोलो, तुम्हारी वजह से मैं पिछले 7 सालों से यहाँ फंसा हुआ हूँ। बाहर मेरी एक फैमिली है जो मेरा इंतजार कर रही है। लेकिन रिचर्ड उसे समझाता है कि अगर उसने ये दरवाजा खोला तो उसकी फैमिली बचेगी ही नहीं। इसी बीच वहाँ लारा आ जाती है और मैथियस से उसके डैड को छोड़ने को कहती है। दोनों ने एक दूसरे पर अपने अपने हथियार तान रखे थे। लारा चाहती तो उसे मार सकती थी, पर उसकी कीमत उसके डैड को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती। रिचर्ड लारा को बहुत समझाता है कि वो उसकी फिक्र ना करे, एक के मरने से करोड़ों लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। लेकिन लारा इतनी दूर अपने डैड को मरता देखने नहीं आई थी, इसलिए वो अपने तीर नीचे कर लेती है। मैथियस चाहता था कि उसके लिए दरवाजा खोले, क्योंकि ये एक पजल थी जिसे सिर्फ वो ही सॉल्व कर सकते थे। लारा देखती है कि ये गेट बिल्कुल उसी पजल की तरह था जो उसे उसके डैड के ऑफिस में मिला था। वो देखते ही देखते उसे एक एक कर घुमाने लगती है और जैसे ही पजल पूरा हुआ, वो दरवाजा टुकड़ों में बिखर गया। लारा एक रस्सी की मदद से नीचे आती है और देखती है कि वहाँ ढेर सारे लोगों की लाशें पड़ी हुई थी, जिसका मतलब यहाँ तक आने वाले वो अकेले नहीं थे। जैसे ही वो आगे बढ़े, एक गार्ड का पैर एक ट्रैप पर जा पड़ा, जिसकी वजह से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। रिचर्ड समझ गया कि ये जगह किसी को बाहर जाने से रोकने के लिए बनाई गई थी। कब कौन सा गलत कदम उनकी जान ले लेगा, उन्हें इसका कोई आइडिया नहीं था। वो फूक फूक कर कदम आगे रखते हैं, लेकिन एक बार फिर एक गार्ड गलती से गलत जगह पैर रख देता है, जिससे वहाँ की जमीन टूटकर बिखरने लगती है। इससे पहले कि वो सारे के सारे नीचे गिर जाते, लारा बिल्कुल ऐन मौके पर वहाँ बने की होल की बिल्कुल सही चाबी ढूंढकर सब कुछ रोक देती है। इसके बाद जब वो अंदर आए तो उन्हें एक मंदिर दिखाई दिया, जो हजारों साल पहले हिमिको के लिए बनाया गया था। आगे चलकर वो ढेर सारी लाशें देखते हैं, जिन्हें कतार में लगाया गया था। रिचर्ड बताता है कि ये सब हिमिको की आर्मी और उसकी नौकरानियां थीं, जिन्होंने हिमिको के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। थोड़ा और अंदर आने पर आखिरकार मैथियस को वो मिल ही गया, जिसकी उसे सालों से तलाश थी। हम यहाँ हिमिको की कब्र देखते हैं, जो पिछले हजारों सालों से वहाँ वैसी की वैसी पड़ी हुई थी। रिचर्ड कहता है, अभी भी देर नहीं हुई है, तुम अपना मन बदल सकते हो। पर मैथियस अपने सालों की मेहनत को बर्बाद नहीं जाने देना चाहता था। वैसे भी उसके ऊपर के लोग, यानी कि ट्रिनिटी, उसे हिमिको की कब्र लिए बिना वहां से जाने नहीं देते। उसके कहने पर गार्ड्स हिमिको की कब्र को खोल देते हैं और हम देखते हैं कि हिमिको की लाश अभी भी वैसी की वैसी थी। हालांकि हजारों साल बाद हवा के कांटेक्ट में आते ही वो बहुत तेजी से सड़ने लगती है। मैथियस कहता है, देखा, ये बस एक लाश है, अब चलो इसे उठाकर अपने साथ ले चलो। इसी बीच लारा नोटिस करती है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने जब अपने आसपास बनी पेंटिंग्स पर गौर किया तो पाया कि उनमें से किसी भी पेंटिंग में हिमिको को मॉन्स्टर की तरह नहीं दिखाया गया था और उसे यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं लाया, बल्कि वो खुद अपनी मर्जी से यहाँ आई थी। इसका मतलब हिमिको भी एक आम इंसान थी। गार्ड्स जैसे उसे छूने वाले थे, अचानक हिमिको की बॉडी उठ खड़ी होती है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं। पर मैथियस देखता है कि वो कोई भूत वूत नहीं थी, ये सब बस साइंस का कमाल था। इसी दौरान एक गार्ड नोटिस करता है कि उसका हाथ काला पड़ने लगा था। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, ये वायरस जैसी चीज उसकी पूरी बॉडी में फैल गई। जैसे ही वो वायरस उस आदमी के दिमाग तक पहुंचा, वो अग्रेसिव होकर हमला करने लगा, जिसके बाद मैथियस ने उसे गोली मार दी। लारा समझ गई थी कि ये किसी तरह की बीमारी है जो हिमिको के छूने से फैलती थी, लेकिन हिमिको खुद इस बीमारी से इम्यून थी, इसलिए उसने खुद को यहाँ बंद कर लिया ताकि और किसी मासूम की इस बीमारी से मौत ना हो। मैथियस कहता है, तो ये चाहिए ट्रिनिटी को। रिचर्ड उसे हिमिको को बाहर की दुनिया में ले जाने से मना करता है, लेकिन मैथियस ने उसकी एक नहीं सुनी और हिमिको की पूरी बॉडी ले जाने की जगह उसने उसकी एक उंगली काट ली
और उसे बड़े ध्यान से एक प्लास्टिक बैग में सील कर दिया। लारा जानती थी कि अगर वो इसे बाहर ले गया तो इस वायरस का इस्तेमाल कर वो लोग पूरी दुनिया में एक जेनोसाइड की शुरुआत कर देंगे। इसलिए वो उन गार्ड्स पर हमला कर उन्हें रोकने की कोशिश करती है। एक गार्ड लारा को मारने के लिए उसका पीछा करता है। वहीं दूसरी ओर रिचर्ड और मैथियस एक दूसरे पर गोलियां चला रहे थे। जल्दी मैथियस की बुलेट्स खत्म हो जाती हैं, पर तभी उनमें से एक इन्फेक्टेड गार्ड उठा और उसने रिचर्ड पर हमला कर दिया। रिचर्ड ने उसे गोली मार दी, पर बदकिस्मती से वो भी अब इन्फेक्ट हो गया था। उधर लारा उस गार्ड को चकमा देकर उसे मार डालती है, लेकिन जब वो वापस आई तो उसने देखा कि मैथियस वहां से भाग चुका था। जब उसे पता चला कि उसके डैड भी इन्फेक्ट हो चुके हैं तो वो पूरी तरह टूट गई। वो उन्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर रिचर्ड उसे समझाता है कि मेरा बचना मुश्किल है, लेकिन तुम अब भी करोड़ों लोगों की जान बचा सकती हो। मैथियस को पकड़ो, वो यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। तब तक मैं हिमिको को आखिरी अलविदा कह देता हूँ। लारा दिल पर पत्थर रखकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम मैथियस को देखते हैं जो ब्रिज पार करने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक लारा दौड़ती हुई आई और सीधा उसके रास्ते में कूद गई। मैथियस उसे रास्ते से हटने को कहता है, पर लारा उसे धक्का देकर दोबारा खाई के उस पार धकेल देती है। मैथियस कहता है, तुम किसी को नहीं बचा सकती, ट्रिनिटी हर जगह है। उन दोनों के बीच में बहुत खतरनाक फाइट होती है, जिसमें लारा मैथियस पर भारी पड़ रही थी। अपने डैड से किए वादे को ध्यान में रखते हुए उसने सीढ़ी खाई में गिरा दी और अब वहां से बाहर निकलना नामुमकिन था। ये देख मैथियस गुस्से से पागल हो जाता है और लारा को बुरी तरह मारता है। इसी बीच हम रिचर्ड को देखते हैं जो अपने साथ ढेर सारे एक्सप्लोजिव लेकर हिमिको की कब्र के पास बैठ जाता है। मैथियस लारा को पूरी तरह जकड़ लेता है और उसका गला काटकर उसे मारने ही वाला था कि तभी रिचर्ड ने वो एक्सप्लोजिव उड़ा दिए। धमाका इतना बड़ा था कि उसे होने वाली वाइब्रेशन से पूरा स्ट्रक्चर ढहने लगा। लारा तुरंत इस मौके का फायदा उठाते हुए मैथियस पर हमला कर देती है। अपने आखिरी वार में उसने मैथियस के मुंह में हिमिको की उंगली का वो कटा हुआ हिस्सा डाल दिया, जिससे वायरस तेजी से मैथियस की बॉडी को जकड़ने लगा। जल्द ही वो बीमारी उसकी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देती है और मैथियस सीधा उस गहरी खाई में गिर जाता है। देखते ही देखते पूरा मंदिर खंडहर में तब्दील हो रहा था। इससे पहले कि लारा दूसरी ओर ही फंसी रह जाती, वो दौड़कर एक लंबी छलांग लगाती है और दूसरी ओर आ जाती है। वहीं लूरेन जब देखता है कि वो जगह पूरी डिस्ट्रॉय हो रही है तो वो दौड़कर लारा की मदद करने जाता है। लारा जो अभी भी नीचे फंसी हुई थी वो रस्सी पकड़कर ऊपर आने की कोशिश करती है, पर तभी वो पूरी चट्टान ढह गई और वो नीचे ही दबी रह गई। लूरेन उसे आवाज लगाता है, पर उसे सामने से कोई जवाब नहीं आता। उसने उम्मीद खो ही दी थी कि तभी अचानक उसने रस्सी को हिलते हुए देखा। उसने जब पत्थर उठाया तो वहाँ उसे लारा मिली, जो बिल्कुल सही समय पर वहाँ से बाहर निकलकर बच गई थी। अचानक उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। हम देखते हैं कि ट्रिनिटी के लोग मैथियस से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें आइडिया भी नहीं था कि वो मर चुका है। तभी उनमें से एक लारा और उन सभी बंधुआ मजदूरों को देखता है जो उन पर बंदूक ताने खड़े हुए थे। उन्होंने हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया और उस आइलैंड से बाहर निकल गए। वापस लौटने के बाद लारा अपनी कंपनी के पेपर्स पर साइन करके उन्हें गलत हाथों में जाने से रोक लेती है। एना उसके वापस आने से बहुत खुश थी, क्योंकि अब उसकी गार्जियन होने के नाते कंपनी की ज्यादातर पावर्स उसके हाथ में थी। इसी बीच वकील लारा को उन सभी कंपनियों की लिस्ट दिखाता है जो उनकी कंपनी के अंडर आती थी। लारा लिस्ट देख ही रही थी कि तभी अचानक एक नाम ने उसका ध्यान खींचा। उस लिस्ट में उसे पैटर्न लिमिटेड नाम की एक कंपनी मिली। ये वही कंपनी थी जिसके बनाए हथियार उसने मैथियस और उसके गार्ड्स के हाथों में देखे थे। वो भागकर अपने डैड की लैब में आई और पाया कि मैथियस झूठ नहीं बोल रहा था। ट्रिनिटी सच में हर जगह है। ये इतने पावरफुल थे कि उसकी डैड की कंपनी में भी घुस गए थे और वहीं से वो अपने सारे ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे थे। रिचर्ड उन्हीं को रोकने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उन्होंने उसे भी मारने की कोशिश की। लारा को एना की फोटो मिली जिसे किसी ने चुपके से खींचा था। इसका मतलब एना भी ट्रिनिटी के साथ मिली हुई है। लारा समझ जाती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन हिमिको जैसी और भी कई सुपरनैचुरल चीजों के पीछे पड़ा हुआ है, ताकि वो इस पूरी दुनिया पर राज कर सके। और अब ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो ऐसा होने से रोके, जैसा कि उसके डैड ने किया था। इसके बाद लारा उस पॉन शॉप पर दोबारा गई और इस बार उन्हें ढेर सारे पैसे देकर उनसे अपना पेंडेंट वापस ले लिया। इसी के साथ वो यहाँ पर कुछ गन्स भी खरीदती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी दूसरी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।